हूं आपके साथ यशी शुक्ला। जनहित में आज बात लॉ एंड ऑर्डर की। यूपी में योगी सरकार की सख्ती के बावजूद कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बरेली में सनसनीखेज वारदात सामने आई। दरअसल शादी के 3 दिन बाद युवती पर तेजाब डाल दिया गया और वो जली अवस्था में मिली। फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में अग्रास शंखा रोड पर एएनए कॉलेज के पास युवती गंभीर हालत में मिली। उसका चेहरा तेजाब से बुरी तरह से जला हुआ मिला। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, वो कुछ बोल नहीं पा रही। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। वहीं गोंडा में भी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई, जहां दबंगों के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है। बता दें कि यहां दबंगों का बोलबाला है, वो गरीबों पर अत्याचार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मामला पांडेपुरवा परासराय का है, जहां पर कुछ दबंग एक गरीब के घर में घुस गए और मारपीट करने लगे। पीड़ित परिवार न्याय की तलाश में थाना एटियाथोक पहुंचा, लेकिन दरोगा ने मुकदमा पीड़ितों पर ही लिख दिया। आखिर दबंग के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पीड़ित परिवार गोंडा एसपी कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। यूपी के बरेली में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। दरअसल फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में अग्रास शंखा रोड पर एएनए कॉलेज के पास मंगलवार सुबह एक युवती गंभीर हालत में मिली। उसका चेहरा तेजाब से जलाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वो अभी कुछ बोल नहीं पा रही है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक थानाशाही क्षेत्र के गांव दाढ़ा निवासी युवती की शादी 22 अप्रैल को भमोरा क्षेत्र के गांव भगवानपुर में हुई थी। बताया गया कि शादी के वक्त युवती की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उसे बिना फेरे ही विदा कर दिया गया था। ससुराल से करीब 50 किलोमीटर दूर फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में अग्रास शंखा रोड पर कॉलेज के पास को बेहोश पड़ी मिली। घटनास्थल से युवती का मायका करीब 20 किलोमीटर दूर है। वो यहाँ कैसे पहुंची या कौन उसे लेकर आया, इसका पता भी नहीं चल सका है। युवती की हालत बेहद नाजुक है। उधर इलाके में घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पुलिस युवती के परिजनों और ससुराल वालों ने जानकारी कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई महिला सड़क के किनारे है। वहाँ थानाध्यक्ष और पुलिस बल वहाँ पे पहुँचे और उस महिला को हॉस्पिटलाइज कराया गया, ले आकर के जिला अस्पताल में, जिसमें महिला ने अपने हाथ से लिख के अपना नाम और पता बताया है। उसकी उनके घर वालों से संपर्क किया जा रहा है और अभी वो इलाजरत में। बाकी जो भी विधिक कार्रवाई है वो अभी तक महिला ने अभी बताया, अपना नाम पता बताया, तो इसमें भी जांच कर रहे हैं। कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। वहीं गोंडा में भी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई। बता दें कि यहाँ भूमाफियाओं का बोलबाला है, वो गरीबों पर अत्याचार करने से बाज नहीं आ रहे। मामला है रात में ढेला मारे का बताए के आए हैं, घर में गाली दी नहीं, घर में घुस गए हैं। हमरे सब घर वाले गेहूँ काटत रहे, हुआ गया है, हुआ से आए हैं, घर में पल्ला खोल के घुस गए हैं। कौन लोग घुस गए थे कमरे में? फिर गुलाम का लड़के का नाम बताए नहीं जो वहाँ घर में घुस के गया है। हमारे पकड़ मुँह दबाए दी नहीं, खाना छितराई दी नहीं, और पकड़े मुँह दबाए रहे, मारे धमकी दी नहीं। आपको बता दें कि मामला पांडेपुरवा परासराय थाना एटियाथोक का है, जहां कुछ दबंग एक गरीब घर में घुस गए और मारपीट करने लगे। पीड़ित परिवार न्याय की तलाश में जब थाना एटियाथोक पहुंचा तो वहां दरोगा साहब ने उल्टा मुकदमा पीड़ित पर ही लिख दिया। आखिर दबंग के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पीड़ित परिवार गोंडा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। जी हाँ, तो जनहित में आज बात लॉ एंड ऑर्डर की। एक और जहां पर तमाम दावे किए जाते हैं कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो चुस्त दुरुस्त है, जो अपराधी हैं उन पर लगाम लगाई जा रही है, तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन ऐसे में ये जो 2 घटनाएं हमने आपको बताई बरेली की, जहां पर बरेली और गोंडा में, बरेली में जिस तरीके से एक महिला पर तेजाब डालकर उसे फेंक दिया जाता है, और दूसरी घटना हमने आपको गोंडा से बताई जहां पर दबंग के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो घर में घुसकर मारपीट करते हैं।
तो ये कैसा कानून व्यवस्था है, कैसा लॉ एंड ऑर्डर है, आज हम इसी पर बातचीत करेंगे और आप इस पर अपनी राय भी दे सकते हैं। नीचे टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल नितेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। और भी हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत नितेंद्र जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े करे जाते हैं, तमाम दावे भी किए जाते हैं, सवाल विपक्ष खड़ा करता है, लेकिन दावे जो है वो सरकार की तरफ से किया जाता है। लेकिन धरातल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। दो घटनाएं जो हमने अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखाई, एक गोंडा की और एक बरेली की। बरेली में जहां पर एक युवती पर तेजाब फेंककर उसे फेंक दिया जाता है सड़क पर, और दूसरी घटना हमने गोंडा की बताई जहां पर दबंगों के हौसले इतने बुलंद है कि वो घर में घुसकर मारपीट करते हैं। सबसे पहले क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मसले पर? यसी जी, निश्चित रूप से सरकार के दावे तो पूरी तरीके से कागजी हैं और सिर्फ प्रचार में सरकार अपने आप को नंबर 1 पर लेके जा रही। आप एनसीआरबी के आंकड़े से शुरू करिए और धरातल में प्रतिदिन की घटनाएं देख लीजिए। आज आप जिन घटनाओं का आगरा से लेके गोंडा तक कर रही हैं, 2 दिन पहले आप जालौन की घटना देख लीजिए कि दिन दहाड़ी युवती की हत्या कर दी जाती है। इसके 2 दिन पहले आप बलिया के अंदर देख लीजिए हेमंत की किस तरीके से हत्या कर दी जाती है। इसके पहले आप लगातार आप ललितपुर की घटना देख लीजिए, आप हमीरपुर की घटना देख लीजिए, कन्नौज में जिस तरीके से, और यहाँ तक कि आज स्थिति ये हो गई है कि अगर पीड़िता थाने शिकायत करने जाती है तो कई घटनाएं आपने पीछे भी देखी कि थाने में पुलिस तक उनके साथ हैवानियत कर रही है। तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। सिर्फ माननीय योगी जी अपनी उपलब्धि 2 शब्दों में बताने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है। एक तरफ आप देख रहे हैं, कल की घटना मैं बता रहा हूं, लखनऊ में आप देख रहे हैं, कल परसों लगातार 2 दिन में घटना देख रहा था कि एक युवती सड़क पे जा रही, उसके पीछे से 2 स्कूटी सवार युवक आते हैं, उसका पर्स छीन के भाग लेते हैं। कल मैं घटना देखी, स्कूटी से युवती आती है अपने घर के बाहर, रुकती है, गेट खटखटाने से पहले ही पीछे से 2 युवक आते हैं, उसके गले की चेन खींच करके लेके चले जाते हैं। जो लखनऊ राजधानी है वहां, और गोंडा तो बहुत पिछड़ा क्षेत्र कहलाता है, वहां तो दबंगों का अत्याचार इस कदर पर है कि आज इसकी आप कल्पना भी नहीं, जो सामंती दौर में कभी हुआ करता था, आज इस सरकार में पूरी तरीके से जो दबंगई है वो उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो कल्पना नहीं की जा सकती, सामंती व्यवस्था से भी ज्यादा चरम पर है। लगातार अपराध अपनी तरफ बढ़ रहा है। कल मैं एक जगह टीवी चैनल पे डिबेट पे था तो एक प्रवक्ता कह रहे थे कि अपहरण के मामलों में 0 की स्थिति हो गई है एनसीआरबी के आंकड़े, जबकि मैंने उनको स्वयं उदाहरण दिया कि कानपुर की बर्रा का ही संजीत अपहरण कांड, और उस कांड में इसी सरकार में हुआ, और उस लड़के का अपहरण होता है, पुलिस फिरौती दिलवाती है और साथ में जाती है कि मैं उन अपहरणकर्ताओं को पकड़ूंगा, और इसके बाद पुलिस के सामने अपहरणकर्ता फिरौती की रकम लेकर के और भाग जाते हैं। आज तक ना तो अपहरणकर्ता पकड़े गए, ना फिरौती की रकम पकड़ी गई, ना उसकी बॉडी बरामद हुई। ये हालात उत्तर प्रदेश के हैं अपराध के मामलों में। लेकिन वही एक कहावत कही जाती है कि आप सरकार की बाबा की फाइलों में शहर का मौसम बहुत गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। ठीक है नितिन जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। हमारे साथ एक दर्शक हैं विपिन मिश्रा जी, कानपुर से जुड़ चुके हैं। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में, और अपनी राय रख सकते हैं आप। जी हेलो। विपिन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करिए, उसके बाद अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। ओके ओके, हाँ कर दिया मैंने। जी विपिन जी, कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ, ये मैं कानपुर सिटी में रहता हूँ। यहाँ कई मोहल्लों में ये नशा जैसे स्मैक ड्रग वगैरह बहुत बिकता है। कई बार मैंने 1-2 बार शिकायत भी की है। जी विपिन जी, अपनी बात को प्लीज दोहराएं पुनः। अरे ये जो ड्रग वगैरह के सौदागर है कानपुर में ज्यादा सक्रिय है। ड्रग जो नशा स्मैक वगैरह है, स्मैक वगैरह। हाँ हेलो जी, कंटिन्यू करिए और प्लीज टीवी का वॉल्यूम कम करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है विपिन जी। कर दिया जी। हाँ, अरे हमने कहा यहाँ जो स्मैक और ड्रग इस तरह की नशाएं है कुछ मोहल्लों में तो बहुत ज्यादा बिकता है। साकेत नगर, विजय नगर, किडवाई नगर, 4 लेन के आसपास जहाँ विराट नगर है, विराट नगर भी। तो ये एक आध बार शिकायत भी की, लेकिन कोई खास प्रभावी एक्शन नहीं हो रहा है। बस ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ मोहसिन खान गोंडा से जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता है।
और हमारे साथ यहाँ पर उमाशंकर पांडे जी भी जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है उमाशंकर जी आपका। और मोहसिन, सबसे पहले तो मैं ये गोंडा का पूरा मामला आपसे समझना चाहूंगी यहाँ पर। जी यसी जी, हम जैसा आपको बता दें, जिस तरह गोंडा का जिस तरह से हौसला बुलंद है, ना ही पुलिस का डर है, ना ही एसपी आकाश तोमर का डर है, ना ही आपके अधिकारी का डर है। जिस तरह से गुंडों का देखने को मिल रहा है, जिस तरह से पथरावबाजी होने के मतलब पुलिस के सामने वहां पे पत्थरबाजी हो रही है और मारपीट किया जा रहा है, इसमें देखने वाली बात ये होगी इसमें क्या हो सकता है सर जी। मोहसिन, ये भी जानकारी है कि पीड़ित परिवार पर ही मुकदमा दर्ज किया गया है। जी, इसमें पीड़ित के परिवार के ऊपर उल्टा ही मुकदमा दर्ज हो जाता है, बल्कि वो एसपी भी है। और यहाँ पे जब तक उन्होंने उनका कहना ये है कि जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता। वो पुलिस अधीक्षक के सामने आकर वहाँ न्याय की गुहार लगाती हैं, और नहीं यहाँ से अगर न्याय नहीं मिलती है तो कहती है मैं अपने आप को फांसी लगाकर अपनी जान दे दूंगी। जी ठीक है मोहसिन, वापस आती हूँ मैं आपके पास। उमाशंकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं उमाशंकर जी आज, और यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। दो घटनाएं जिनका जिक्र हम आज कर रहे हैं चर्चा में, लेकिन पूर्व में भी कई घटनाएं हुई। हमारे साथ नितिन यादव जी जुड़े हुए जो कि सपा प्रवक्ता है, उन्होंने तमाम घटनाओं का जिक्र किया। अभी फोन कॉल पर हमारे साथ एक दर्शक हैं वो जुड़े थे, उनका ये कहना था कि किस तरीके से स्मैक बेची जा रही है, चरस गांजा बेचा जा रहा है बात तरीके से। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की बात आज हम कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कर लीजिए उमाशंकर जी। हाँ जी यसी जी देखिए, उत्तर प्रदेश में चूंकि सरकार अनुभवहीन रही, ऐसा माना जा रहा था कि योगी जी जब अपने दूसरे कार्यकाल में आएंगे तो निश्चित रूप से अधिकारियों पर, माफियाओं पर लगाम लगाएं। लेकिन योगी सरकार का माफियाओं पर लगाम लगाना एक सांकेतिक और एक खास तुष्टीकरण की तरफ ही इशारा करके रह गया। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती रही कि हम संगठित अपराध को समाप्त करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन एक खास वर्ग के लोगों पर होने वाली कार्यवाहियों को हम लोगों ने लाइव प्रसारण के माध्यम से 36 घंटे देखे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके की घटनाएं आप बरेली, गोंडा या और भी लगभग हर जिलों में होती रही, सरकार ने उस पर कोई लगाम लगाने का काम नहीं किया। और कहा यह जाता रहा यसी जी, आज का जो नया जुमला है, जो गांव के लोग, जो पीड़ित लोग बताते हैं कि सरकार के अधिकारी कहते हैं कि योगी सरकार बहुत सख्त है, इसलिए जो पहले काम 100 रुपए में हो रहा था अब उसके लिए 500 लगेंगे। यानी कि काम तो हो रहा है, सब कुछ वही हो रहा है, लेकिन रेट बढ़ गया क्योंकि योगी सरकार सख्त है। अभी हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे वायरल है कि मथुरा के इनके महापौर के प्रत्याशी हैं, वो जिस तरीके से एक व्यक्ति को गालियां दे रहे हैं, धमका रहे हैं, वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा क्या है। एनसीआरबी के डेटा हो या जो आसपास की होने वाली घटनाएं हैं, कानपुर की घटना हो या जालौन की हो, कुशीनगर की घटना हो या प्रतापगढ़ की हो, इलाहाबाद की हो, सुल्तानपुर की घटना हो, हर जगह आप अखबार उठा लीजिए, आपने 2 घटनाओं का जिक्र किया। यही स्थिति है कि लोगों का कोई पुरसा हाल नहीं है। आप थाने में जाओगे, थानेदार आपको थाने में मार देगा। ऐसी घटनाएं हुई कि पीड़ित अपनी पीड़ा लेके थाने में गया और थानेदार ने उसको थाने में बंद करके मार दिया, हाथ पांव नहीं तोड़ा, जान से मार दिया। जुडिशियल कस्टडी में होने वाली मौतें योगी सरकार में बेतहाशा बढ़ी हैं। और अभी जो अतीक अहमद की घटना हुई उसको भी पूरे देश ने देखा कि कैसे पुलिस की कस्टडी में 3 नए उभरते हुए माफियाओं को जन्म दिया गया और उसने 2 लोगों की हत्या कर दी। तो इस तरीके से अगर सरकार को, कानून को, गुंडों की जरूरत पड़ रही है माफियाओं को काबू करने के लिए, तो आप समझ सकती हैं कि सरकार का असली वक्त क्या है। कानपुर में 2 माँ बेटियों को जिंदा जला दिया गया। उसके पहले एटा में यही घटना हुई थी, एक ही परिवार के 5 ब्राह्मणों को जिंदा मार दिया गया था।
इसके पहले रायबरेली में यही घटना हुई थी योगी सरकार की शुरुआत में। 5 ब्राह्मण युवाओं को जिंदा जला के मार दिया गया था, वो भी दौड़ा कर मार दिया गया था। उन्नाव की घटना, हाथरस की घटना, हम कितनी बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो ये योगी सरकार यसी जी कानून व्यवस्था में फेल है, भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से फेल है, महिलाओं की सुरक्षा पर पूरी तरीके से फेल है। ये केवल एक चीज में सबसे आगे है कि ये खास मैसेज देने के लिए खास लोगों को टारगेट करती है और आरोप इन पर यह आता है कि इन्हीं के कैबिनेट मिनिस्टर ने 5 करोड़ रुपए अतीक अहमद से लिए। और इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या गोपाल नंदी और अतीक अहमद का कोई व्यापारिक रिश्ता भी था, क्योंकि ये सब जानते हैं कि अतीक अहमद के पास हजारों करोड़ रुपए फिरौती के, छिनैती के, वसूली के थे। वो पैसे गए कहां, उस पर इस सरकार को उमाशंकर पांडे जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, प्रेम है चेन्नई से। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में और अपनी राय रख सकते हैं आप। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, पिछले 1 महीने से काफी वारदातें दिखा रही है, लेकिन ये कमाल है, चोरी और सीनाजोरी। देखिए शाहजहांपुर में कल या परसों योगी जी कितनी जोरदार भाषण दे रहे हैं, वहाँ पे सब कुछ चंगा और लाखों की भीड़ में खुलेआम दे रहे हैं और सारे न्यूज चैनल वाले सब दबा के दिखा रहे हैं। कितनी तालियां बजती है, जितनी तालियां तो पृथ्वी पर कहीं बजती नहीं होगी। समझ में नहीं आ रहा है मैडम, आप जिस हिसाब से दिखा रहे हैं उस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर क्यों यूपी में खराब है, और फिर क्यों हमारे माननीय यशस्वी सीएम योगी साहब क्यों बोल रहे हैं ये कि यहाँ पे सब कुछ चंगा है। ये इसके पीछे क्या राज है मैडम, कुछ न कुछ तो है। और योगी जी ने अपनी Z+ से सिक्योरिटी और भी बढ़ा ली है। इसका मतलब क्या है पीछे में? इसका मतलब है कि खुद माननीय लोग भी सिक्योरिटी के और उसमें जा रहे हैं। इसका मतलब देश में सुरक्षा कहाँ है, खास करके यूपी में सुरक्षा कहाँ है, और सबको इसका यूपी का मॉडल बना रहे हैं। एक माफिया को लेके चल रहे हैं और 3 और माफिया को जन्म दे रहे हैं, और 3 माफिया की और गुटकी सुलझा रहे हैं और बोलते हैं तीसरी सरकार। अरे आपने 6 साल में कितने माफिया को सुधार दिया, एक को नहीं सुधार सके, 64 की लिस्ट अभी दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये झूठा प्रचार है ना, कि हमारे पीएम साहब ने किया हो, कि हमारे गृह मंत्री साहब ने किया हो, क्या योगी जी अभी कर रहे हो। ये खाली वोट की राजनीति है। जनता को दुख दे के ये लोग कितने दिन तक कायम रह सकते हैं? राम के नाम पर कितना वोट एकत्रित कर सकते हैं? ये गलत चीज है, गलत नीति है। योगी जी को सामने आना चाहिए। अगर योगी जी के लिए कोई बात कहते हैं तो आपके चैनल पर ये बोल देते हैं योगी जी सब जगह थोड़ी जाएंगे। अरे योगी जी नहीं जाएंगे तो क्यों बोला जाता है? जब कोई काम अच्छा होता है तो वाई क्यों लूटने आते हैं? ठीक है, दूसरे आदमी को लूटने। प्रेम जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से, सुरेश अवस्थी जी। सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और अपनी राय रख सकते हैं आप। लगता है संपर्क टूट गया, आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इस मुद्दे से जुड़ी यदि आपकी कोई भी राय हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नितेंद्र जी, पुरानी सरकार पर बहुत आरोप हैं। समाजवादी पार्टी जाहिर सी बात है सत्ता में रही, बहुत सारे आरोप है समाजवादी पार्टी पर कि गुंडा राज कायम किया गया। और अभी हमने हाल ही में देखा कि ट्विटर पर भी एक वीडियो जारी किया गया था और वार पलटवार जो है वो चल रहा है, चूंकि चुनाव भी नजदीक है तो इस तरीके के वीडियो आना आम बात है। लेकिन आरोप है और ये भी कहना है कि पिछली सरकार से काफी बेहतर हो गया है लॉ एंड ऑर्डर। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऐसी जी, इस विषय पर तो आंकड़े ही बताते हैं। आपने 12 से 17 तक के एनसीआरबी के आंकड़े भी देखे और 17 के बाद से लगातार इधर भी आप आंकड़े देख रहे हैं। वो आंकड़े हम आप नहीं बनाते, निश्चित रूप से सरकार ही जो थानों में क्राइम होता है वही आंकड़े कलेक्ट करके दिए जाते हैं। और सरकारी आंकड़े देख लीजिए कि लगातार पिछली सरकार की अपेक्षा इस सरकार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। दूसरा, इस सरकार में एक बड़ी चीज हुई है। मैं आपको यहाँ पर बीच में रोक रही हूँ, मैं आगे इस पर आपसे आपकी बात को पूरा करूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ 2 दर्शक जुड़ चुके हैं। गिरीश शुक्ला जी है कानपुर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका और अपनी राय रख सकते हैं आप। कंप्यूटर पे जो आंकड़े होते हैं उनको देखने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिकल जिलों के हालात देख लीजिए, उससे अनुभव करना चाहिए उनको। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के अंदर 45 वर्ष से ज्यादा समय हो गया अम्बेडकरवाद अपनी चरम सीमा पर है। अम्बेडकरवाद स्वयं में भेदभावपूर्ण स्थिति है और जाति पात पर आधारित होता है ये। इसीलिए कोई भी व्यवस्था यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाई इन 40-45 सालों में।
सबने अपनी जेबें भरी, जेब भराने वालों को पाला पोसा, बदमाश बनाया, और एक सज्जन आदमी इस प्रदेश को, इस देश को छोड़कर 3 करोड़ आदमी हमारा इस हिंदुस्तान के बाहर पड़ा हुआ रोटी रोजी कमा रहा है इन्हीं अम्बेडकरवादियों के अत्याचारों से। इस अम्बेडकरवाद की झुलसती आग में उत्तर प्रदेश जल रहा है, इसको इसी आग में सेक रहे हैं रोटियां राजनेता, अपने जेबें भर रहे हैं। जब तक इस देश में अम्बेडकरवाद को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, इस प्रदेश की कोई हालत ठीक नहीं हो सकती, इस देश की हालत कोई ठीक नहीं होती, कोई योजना इस देश में सक्सेस नहीं हो सकती। झूठा है। जी, बाबा साहब ने ही हमें संविधान दिया है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और हमारे साथ एक और दर्शक है, सुरेश अवस्थी जी कानपुर से जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और अपनी राय रख सकते हैं आप। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बड़ी जो घटना जो घटी है, इसमें जो सरकार के जो जिम्मेदार जो बैठे, प्रदेश में जो बैठे जिम्मेदार अधिकारी लोगों को सोचना चाहिए कि मतलब किस थानों में किस फरियादी की फरियाद सुनी जा रही है, उसकी FIR लिखी जा रही, नहीं लिखी जा रही है, इसके लिए गठित करना चाहिए। जो अभी आपके चैनल से बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता जो बता रहे थे कि पिछली सरकार, प्रदेश सरकारों में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो इनसे पूछिए, कांग्रेस और सपा सरकार में तो खुला नंगा नाच होता था, औरतें रोडों से उठा दी जाती थी तमंचा लगा के। ठीक है सूरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। उमाशंकर जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले नितेन जी अपनी बात को पूरा कर लीजिए। तो मैं वही कह रहा था कि लगातार आप देख रही हैं कि आपके दर्शक भी टीवी पर आ रहे हैं और किस तरीके से वो बता रहे हैं कि किस तरीके से अपराध हो रहे हैं, ड्रग्स के कारोबार किस तरीके से बढ़े हैं। और मैं पिछले घटनाएं बता रहा था, और इस सरकार में एक बड़ी चीज बड़ी है कि कस्टोरियल डेथ का मामला बहुत बड़ा है। पुलिस निरंकुश हुई है। पुलिस होटल के अंदर आपने देखा मनीष गुप्ता कानपुर का, गोरखपुर में किस तरीके से उसकी हत्या की गई, रनिया के अंदर आपने देखा कि वो बलवंत सिंह, उसकी पुलिस कस्टडी में किस तरीके से हत्या की गई, पीटा गया, मारा गया। ये तो घटनाएं थी कि पुलिस के द्वारा पिटाई से लोगों की मृत्यु हुई। और अभी आप पिछली घटना का 2 दिन से लगातार हम लोग जिक्र भी कर रहे हैं, चर्चा बहुत ज्यादा हो रही। मैं बार बार उसी विषय में जाना नहीं चाहता हूं कि किस तरीके से अपराधी तो देखिए हैं, और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर किसी को कोई एतराज नहीं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। वो अतीक को मैं आपको एक बात आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी की सरकार में फरवरी 17 में जेल भेजा गया था, तब से वो लगातार जेल में था। और इसके बाद में जिस तरीके से बरेली की जेल में रहा, देवरिया की जेल में रहा, नैनी रहा, और फिर सूरत से जैसे बैठ करके उसने गैंग को संचालित किया और घटनाक्रम होता रहा। देवरिया की जेल में तो ये घटना है, सारी सोशल मीडिया में वायरल हुई थी कि मोहित जायसवाल को लखनऊ के गोमती नगर से उठाया जाता है और देवरिया की जेल में उसको ले जाया जाता है, और वहां बाकायदा उसका दरबार सजा था, और उसमें जेल के अंदर उसने पिटाई की और मोहित की, उससे सारे कागज जो प्रॉपर्टी के दस्तावेज थे उसमें दस्तखत कराए, और फिर उसको उठा करके लखनऊ फेंकवा दिया गया। वो जेल के प्रशासन के अंदर आपसी चुकी फूट के चलते वो वीडियो भी वायरल हुआ। उसके बाद उसको बरेली की जेल में ले जाया जाता है। बरेली से जब चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लाभ के लिए रातों रात चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के उसको नैनी के इलाहाबाद की जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, उसको चुनाव लड़ाया जाता है। और अभी हमारे एक साथी कह भी रहे थे कि नंदी गुप्ता जो वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी हैं, विधायक में, उनकी पत्नी मेयर थी, इनके साथ किस तरीके के उसके रिश्ते थे, और जिस तरीके से उसके साथ पुलिस ने, हम चाहते थे कि कानूनी कार्रवाई हो और न्यायालय सजा दे। न्यायालय ने सजा भी दी, एक मामले में आजीवन कारावास हुआ, बाकी मामले चल रहे थे, आजीवन जेल में रहता, फांसी भी हो सकती थी उसको। लेकिन जिस तरीके से पुलिस की कस्टडी में 3 बदमाश आते हैं इतनी महंगी महंगी पिस्टलें लेकर के और पुलिस की अभिरक्षा में हत्या करती है, एक तो ये बहुत ही ज्यादा कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाला प्रश्न है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, जैसे कुछ दिन पूर्व 2 दिन 4 दिन पहले पुलिस ने एसटीएफ ने कहा उसके तार आतंकी संगठनों से जुड़े थे, तब तो निश्चित रूप से उसके साथ उसकी सुरक्षा और बढ़ानी चाहिए थी कि उससे बहुत सारे राज उगलवाए जा सकते थे देश में। क्योंकि ये इतनी बड़ी घटना थी कि देश के माननीय प्रधानमंत्री पर, माननीय मुख्यमंत्री पर और तमाम सारी हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर प्रश्नचिन्ह की ड्रोन के द्वारा हथियार विदेश से आते थे और भारत की सीमा के अंदर गिरा दिए जाते थे, और वहां से वो जेल में बैठा था, उसके गुर्गों तक पहुंच रहे थे। इसमें पूरा का पूरा जेल प्रशासन सबके घेरे में था। मैं वापस आऊंगी आपके पास और उसके बाद मैं रुक करूंगी यहाँ पर उमाशंकर पांडे जी का। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और जनहित में आज लॉ एंड ऑर्डर बकवास, इसी पर बातचीत कर रहे हैं और मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ अभी बीजेपी के पूर्व एमएलए भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो दर्शक भी लगातार जुड़ रहे हैं, लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। उमाशंकर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी देखिए यशी जी, सबसे पहले तो आपके एक दर्शक ने बाबा साहब के बारे में जो कहा, मुझे उस पर घोर आपत्ति। बाबा साहब ने निंदनीय है, लेकिन वो हमारे दर्शक हैं इसलिए हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। और अगर आप किसी खास पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बाबा साहब पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो ये सर्वथा अनुचित है और मेरी उस पर आपत्ति जी। खैर, दूसरी बात, एक दर्शक ने कहा कि जो है कांग्रेस की सरकार थी, तो मैं उन मित्र को बताना चाहता हूं कि 1989 में कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश से गई थी। तब से 34 साल हो गए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। लेकिन मैं उन मित्र को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जो कमजोरियां रही हैं उसको छिपाने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने उन कमजोरियों से सबक लेकर उस पर सख्त कानून बनाकर देश और प्रदेश को उससे छुटकारा दिलाने का काम किया। उदाहरण के तौर पर आज हम क्राइम की बात कर रहे हैं तो एनसीआरबी की स्थापना 1986 में वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ही किया था कि हमारे पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जनता के पास सूचना होनी चाहिए कि क्राइम रेट किस दर से बढ़ रहा है। और आज इसीलिए हम लोग एनसीआरबी के डेटा को यूज करते हैं, उसको आधार बनाकर उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन ये पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यशी जी कि पहले तो 3 सालों तक एनसीआरबी का डेटा जारी नहीं किया। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 3 साल का डेटा इन्होंने जारी नहीं किया। फिर इन्होंने 2 साल का डेटा जारी किया और 2022 का डेटा आज भी इन्होंने जारी नहीं किया। यानी कि ये आंकड़ों को मैनिपुलेट करने वाली सरकार है, ये आंकड़ों को छिपाने वाली सरकार है। आप देखिए, तमाम घटनाएं होती हैं और ये सरकार उस पर लीपा पोती करने की कोशिश करती है। हाथरस की घटना को याद करिए, लॉ एंड ऑर्डर के डीजी लॉ एंड ऑर्डर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी ने क्या कहा था हाथरस की बेटी के मामले में कि कोई रेप हुआ ही नहीं है, और बाद में दूध का दूध पानी का पानी हुआ कि हाँ बलात्कार हुआ था। अब अतीक अहमद का अगर हम ठीक है उमाशंकर जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ रघुनंदन भदौरिया जी भी जुड़ चुके हैं। रघुनंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में सबसे पहले तो। और आज हम बात कर रहे हैं यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की। तमाम बातें कही जाती है, तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन आज धरातल पर जो अलग अलग तस्वीरें दिखाई जाती है, सबसे पहले उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, हमारा जो मानना है, अधिकार सेना का जो इस संबंध में कहना है कि सरकार के जो दावे हैं, सरकार जो कहती है कि कानून व्यवस्था उत्तम है, शानदार है, माफिया पे नियंत्रण है, माफिया जेल में है, तो वह पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण और निराधार वक्तव्य है। क्योंकि सेलेक्टिव एक्शन इनका, जैसे इनके 2 ही शत्रु हैं, राज्य के शत्रु हैं, इसमें एक की हत्या हो गई, एक बचे हुए हैं। इनके पास अतीक और मुख्तार के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। बाकी जितने भी माफिया अपराधी डॉन है सब बाहर घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। आपने 61 लोगों की सूची बनाई, किसी को सादे महत्वपूर्ण नाम छोड़ दिए जो सत्ता पोषित है। आपका पहला शासनकाल है, मैं समझता हूँ। मैं 30 साल की पुलिस सेवा में मैंने पहली बार देखा किसी व्यक्ति को कि पुलिस कस्टडी हत्या हो गई हो और वो सरकार कह रही कि मैंने हत्या करा दी। अब उसका भी वो श्रेय ले रही है कि अब हत्या, पुलिस कस्टडी में हत्या का भी श्रेय अगर कोई सरकार ले तो मैं समझता हूँ कि उसी से उसकी कानून व्यवस्था के क्या मापदंड है, वो क्या कहना चाहती है, किस चीज को अच्छा मानती है। अमिताभ जी, क्या आप इस चीज को मानते हैं कि पुलिस जो है वो निरंकुश हो गई है, पुलिस पर लगाम नहीं लग पा रही है? मैं ये मानता हूँ कि पुलिस एक व्यक्ति के कहने पे चल रही है, पुलिस सत्ता के कहने पे चल रही है। पुलिस सत्ता के लिए किसी को खून कर दे रही है, किसी के हाफ एनकाउंटर कर दे रही है, किसी को फुल एनकाउंटर कर दे रही है, किसी को पाकिस्तानी बता दे रही है, किसी को ISI एजेंट बता दे रही है, किसी के लिए पाकिस्तानी बंदूक लगा दे रही है, किसी को अपने कस्टडी में मार दे रही है, किसी पर एनकाउंटर कर दे रही है। पुलिस कुछ भी कर रही है और ऐसी स्थिति मैं समझता हूँ जो पिछले 6 वर्षों में हुई है, कभी नहीं हुई थी और संभवतः कभी होगी, जहाँ कानून ये अपनी वाहवाही लूट रहे हैं
वोट बैंक को निगाह में रख के टारगेट करके जो मन कर रहे हैं, लेकिन ऐसी अराजक स्थिति आज तक नहीं हुई। बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए एक चीज और निकल कर सामने आए। आज जिन 2 घटनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें एक घटना गोंडा की है जहां पर पीड़ित परिवार मुकदमा लिखवाना जाता है और उल्टा पीड़ित परिवार पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। एक रिपोर्ट थाने से जाती है जिसमें ये बताया जाता है कि हमने इतने मामले सॉल्व कर लिए। जब योगी जी का डंडा चलता है तो पता चलता है हमने इतने मामले सॉल्व कर लिए। तो ये जो कागजी कार्रवाई हो रही है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। लोग डरने लगे हैं पुलिस के पास जाना, हालांकि पहले भी जाना वो पसंद नहीं करते थे, लेकिन एक बार कहा गया, इस तरीके के भी बयान आए कि पुलिस जो है वो मित्र पुलिस हो गई है, लेकिन ये मित्र पुलिस का चेहरा तो कहीं नजर नहीं आता हमें। देखिए, मैं ये कहूंगा, मेरा यह मानना है कि यह कहना कि नीचे की पुलिस गड़बड़ है, मुझे तो लगता है कि चूंकि ऊपर के निर्देश ही ऐसे हैं, ऊपर के निर्देश है, निरंकुश होकर काम करो। अब आप कह रहे हैं योगी जी का डंडा, मैं तो डंडे में फोट देख रहा हूँ। डंडा चल रहा किस पे? जो जैसे मान लीजिए आप पत्रकार हैं जी, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, सोशल एक्टिविस्ट जो है, जो निंदक है, जो विपक्षी दल का नेता है जी, पुलिस का डंडा सिर्फ विपक्षियों पे चल रहा है, निंदकों पे चल रहा है, सही बात बोलने वालों पे चल रहा है, और गरीबों पे चल रहा है, असहायों पे, कमजोरों पे चल रहा है। सत्ताधारी लोग दिन दूने रात चौगुने जो है वो उनका मतलब समझिए कि उनकी संपत्ति बढ़ रही है, उनका धन संचय बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ रहा है, उनका अगुआ बढ़ रहा है। तो ये पूरी तरह अराजक और एक पक्षीय प्रशासन मैं मानता हूँ मौजूदा समय में जैसी स्थिति कभी नहीं रही। अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ नीतू सिंह एक दर्शक हैं जो जुड़ चुकी हैं लखनऊ से। नीतू सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और अपनी राय रख सकती हैं आप। थैंक यू मैम। पुलिस कस्टडी में जब मैम अतीक अशरफ का मर्डर हो जाए जी, और तीनों लड़के पकड़े जाएं और कहें जय श्री राम जी, जब पुलिस कस्टडी में ये हाल है तो आम लोग क्या ही सुरक्षित होंगे। सीएम को धमकियां मिलने लगे तो सब चंगा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। और सपा सरकार, कांग्रेस की सरकार का नाम लेकर आज जो अपराध हो रहे हैं उनसे सरकार पीछा नहीं छुड़ा सकती। सब कुछ तो हो रहा है मैम, चेन स्नैचिंग, महिलाओं के साथ अपराध, पर्स खींच रहे हैं, एटीएम में लूट हो रही है, फिर भी सब चंगा है। ये तो बहुत अजीब सी बात है भाई। और पुलिस तो मैम सरकार की नीतू सिंह जी, चूंकि आप एक महिला है, मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं आपसे ये प्रश्न पूछ लेती हूँ। एक महिला होकर जो दावे किए जाते हैं कि आज 12 बजे के बाद भी महिलाएं सड़कों पर घूम सकती हैं, कितना सार्थक मानती हैं इसे आप? कुछ नहीं मैम, 12 बजे के बाद आप छोड़ दीजिए, आप 7 बजे मैम परिवर्तन पर आप खड़ी हो जाइए ऑटो के लिए। आपको इतने लोग आपको मिल जाएंगे इस तरह के, और पुलिस आपको कुछ नहीं देखेगी। पुलिस तो अपना मोबाइल में बिजी है मैम। ये तो बड़ी बड़ी घटनाओं को लेकर बस खाली उसका हवा बना देते हैं कि ये सब अच्छा है, बस हमने अतीक को पकड़ लिया या उसका मर्डर करवा दिया। मैम ऐसा कोई महिला सुरक्षा नहीं है। आप 7 बजे ही निकलती हूँ मैं, जैसे कभी वहाँ से आते हैं हम गंज से, ऑफिस से, तो परिवर्तन पे आप हाल बहुत खराब है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीतू जी कॉल करने के लिए। और टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। और मैं रघुनंदन भदौरिया जी का रुख करना चाहूंगी। रघुनंदन जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल तमाम है, चाहे वो विपक्षी दल उठा रहे हों, दर्शक भी कॉल कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि किस तरीके की व्यवस्था जो है वो देखने को मिल रही है। दबंगों के हौसले बुलंद है, महिलाएं सुरक्षित खुद को महसूस नहीं कर रही हैं। एक बरेली की घटना हम बता रहे थे जहां पर एक युवती को तेजाब उस पर डालकर उसे सड़क पर फेंक दिया गया। इस तरीके की घटनाएं हैं, उसके बाद भी कहा जा रहा है कि सब कुछ चंगा है। क्या कहना है? अनम्यूट कर लीजिएगा रघुनंदन जी। हेलो जी, कंटिन्यू करिए प्लीज। आ रही आवाज? हाँ, आ रही आवाज जी, आवाज आ रही जी, आवाज आ रही है। रघुनंदन जी, आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है हम तक? आ रही है। देखिए बहन जी, आम पब्लिक की तो मैं बात नहीं कहता हूँ, जिसको कष्ट है उस कष्ट को हमारी सरकार और हमारी सरकार के अधिकारी दूर करेंगे। जहां गलती होगी प्रकाश में आने के बाद उस गलती का सुधार भी होगा। अगर अधिकारी ने गलत किया है तो अधिकारी पे दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। रही बात जो विपक्षी एक ही तरफ बोल रहे हैं कि आपने अतीक और 2 और है और कोई नहीं है, अभी अभी आप सबके बीच में आया है कि 32 से 33% ऐसे लोग हैं और बाकी सब
हम जैसे लोगों में जहां जो गुंडई की है, बदमाशी की है, वो जेल भी गए हैं, मारे भी गए हैं, काउंटर भी हुआ है, सब कुछ हुआ है। और जब काउंटर पुलिस के ऊपर कोई हमला करेगा तो वो तो मारा ही जाएगा। रघुनंदन जी, मैं आपसे सिर्फ टॉप 10 हिस्ट्री शीटर्स के नाम जानना चाहती हूँ, टॉप 10, जिसमें से मुख्तार और अतीक को हटा दीजिए, जो बड़े स्तर पर गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर जो भी हैं, जो बड़े स्तर पर हैं। 5 नाम मुझे बता दीजिए आप जरा, मुख्तार और अतीक के अलावा। देखिए आप हमको ये बताइए, अतीक का तो अब नाम नहीं लेना चाहिए जो यहाँ नहीं है। रघुनंदन जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? अतीक का नाम हम पीटे, अतीक का नाम केवल लेके ये लोग कहीं न कहीं चुनाव में लाभ लेना चाहते हैं, केवल चुनावी लाभ के लिए सब बात कर रहे हैं, जितने भी पक्ष के हैं। आप हमको बताइए किस जगह कार्रवाई नहीं होती है? हमको कोई व्यक्ति कहे कि कौन सा गुंडा सरेआम गोंडा में नहीं हुई ना? गोंडा में यहाँ पर परिवार के घर में घुसकर, पीड़ित परिवार के घर में घुसकर गुंडे हमला कर देते हैं और उल्टा पीड़ित परिवार पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। नहीं हुई कोई कार्रवाई सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छे कार्यों की आलोचना करना मैं कह रहा हूं, मेरी बहन जी कह रही हैं 7 बजे परिवर्तन चौक पर। मैं कहता हूं मैं कानपुर रहता हूं, आज कोई बहन बेटियों की तरफ देखना नहीं, वो इतना डरता है कि अगर 100 नंबर मिल गया तो उसकी खैर नहीं है। और वो बहन जी जो फोन कर बता रही थी वो झूठ बोल रही थी रघुनंदन जी। जानता हूं, लेकिन लाइन ऑर्डर जो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का है, अभी तक तो ऐसा हमने देखा नहीं है। हम भी विधायक भी रहे हैं। जवाब देना था रघुनंदन जी, आप कौन से चश्मे से देखते हैं मुझे जरा ये बताइए। एक वो चश्मा जो आपने लगा रखा है या एक वो चश्मा जो लोगों को नजर आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या हाल हो चुके हैं? जो लोग फोन करके हमें बता रहे हैं, आपको क्या लगता है वो उन्हें क्या कोई दुश्मनी है भारतीय जनता पार्टी से? वो तो अपना दर्द और पीड़ा बयां कर रहे हैं। आऊंगी मैं उमाशंकर जी इसके बाद आपके पास। रघुनंदन जी देखिए बहन जी, मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ। बिल्कुल कहिए। लॉ एंड ऑर्डर जितना अब अच्छा है कभी नहीं रहा है। घटनाएं परमानेंट होंगी। उत्तर प्रदेश भारत का बहुत बड़ा प्रदेश है और विश्व का देशों से बड़ा प्रदेश है। नितेंद्र जी, आपसे जवाब मैं इसके बाद लूंगी, क्योंकि समाजवाद, अगर ये लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है तो समाजवादी पार्टी का जो लॉ एंड ऑर्डर खराब बताया जाता है वो कितना बुरा होगा, मैं समझने की कोशिश आपसे जरूर करूंगी। कार्य गलत हुआ है, उस गलत में कहीं न कहीं लोग दंडित किए जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं, और जिसने जो गलती उसको उतनी सजा मिल रही है। और जब उतनी सजा मिल रही तो कुछ लोग चिल्ला रहे हैं जो उनका वोट बैंक जा रहा है। कुछ लोगों ने ठेका बना रखा है कुछ लोगों के लिए कि मैं आपका ठेकेदार, जबकि मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जी का सबसे बड़े मोदी जी ठेकेदार हैं। उन्होंने 3 तलाक खत्म किया। सबसे बड़े मोदी जी ठेकेदार हैं। उन्होंने सबको समान भोजन दिया, समान शौचालय दिया, समान मकान दिया, समान योजना से बत्ती दी। सबसे बड़े ठेकेदार हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिनके उसमें दंगे नहीं हो रहे हैं। हम लोग निकलते थे विधायक होने के बाद भी डर लगता था घर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। आज सुरक्षित घर लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं घटनाओं को मैं निंदा करता हूं। उमाशंकर जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। रघुनंदन जी रुकिएगा। उमाशंकर जी, कार्रवाई होगी। देखिए, पहली बात इन्होंने दंगे की बात की, ये भूल रहे हैं कि अभी मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था जब, तो इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी इन्हीं के साथ विधायक रहे होंगे सैनी जी, जिनको उसमें दोषी करार दिया गया और उनको सजा हो गई। तो दंगाई कौन? दंगा का 2 मुकदमा, एक केशव मौर्य जी के ऊपर है और दूसरा योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर है। अब दोनों सरकार में आ गए तो दंगा नियंत्रण हो गया। एक बात, आप कानपुर में रहते हैं मान्यवर, अभी 2 ब्राह्मण महिलाओं को आपके प्रशासन ने बुलडोजर लेकर जिंदा जला के मार डाला। आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था अच्छा है। एक बहन ने परिवर्तन चौक की बात कर दी, आप उस पर तंज कसने लगे। उसी परिवर्तन चौक पर हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी को गोलियों से भूनकर मार दिया गया था। आप कहते हैं कानून व्यवस्था अच्छा है। अभी आपने कहा कि बताइए कौन माफिया बच गया। एक माफिया के ऊपर आपने 25,000 का इनाम घोषित किया था और वो डीएम के बंगले के बगल में क्रिकेट खेल रहा था। नाम बताओ, या आप जानते हैं धनंजय सिंह, या आपके जाति के हैं तो उनके ऊपर आप कार्रवाई नहीं करोगे। एक और बता दूं, सुन लीजिए, अब आप अभी तो आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? आपने कहा आप जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, आपने क्या कहा था? हाथ में आपने क्या कहा था? कलावा बांध के घूमते थे। आपने क्या कहा था? आपने कहा वोट बैंक के लिए विपक्ष आरोप लगा रहा है। बड़े आपने कहा था
अंदर हो गए हैं गुंडे बदमाश। आपको आपने कहा था विपक्ष वोट बैंक के लिए, अब आपको बड़ा 2007 से 2017 वाला शासन चाहते हैं आप, 2000 बल्कि 2 से 2017 वाला आप भूल गए मुलायम सिंह के उसमें। अब आप ऐसे में चेक वाली डिबेट नहीं करता हूं, बैठा दिया जाता था, तो मैं आपको पैसा दिया जाता था। आईना ऐसे आईना आज भी वो नेता है कुछ, जब आईना सच बोलता है तो कड़वा लगता है, आप असली चेहरा नहीं देखना चाहते हो। आज कौन सी बेइज्जती हो रही है, कौन सा व्यक्ति पकड़ा जा रहा है, आप असली भूल गए। चेहरा देखो, आप यही है चश्मा चेहरा लगा के बैठे हैं कि भारतीय जनता यही पार्टी है असली चेहरा। उत्तर प्रदेश में एक जाति के लोगों को छोड़कर बाकी सब पर कुछ भी हो रहा है, प्रदेश में और आप विपक्ष को कह रहे हैं वोट बैंक की प्रदेश में मेयर का चुनाव जीतने जा रहे हैं। अरे मैं उस बहन को मैंने तुरंत चुप कराइए भाई, मैं ऐसे निंदा भी डिबेट करता नहीं हूँ। एक सेकेंड उमाशंकर जी रुकिए। रघुनंदन जी, रघुनंदन जी, रघुनंदन जी, रघुनंदन जी, नाम पूछो तो बता नहीं रहे, पता नहीं कहाँ की बात। महिलाओं को जिसको शौचालय, रघुनंदन जी रुक जाइए, रघुनंदन जी, रघुनंदन जी, ये मेरा डिबेट शो है, बीजेपी का प्लेटफॉर्म नहीं है ये, प्लीज रुक जाइए। रघुनंदन जी रुक जाइए, रघुनंदन जी रुक जाइए। मैं पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी रघुनंदन जी की आवाज को म्यूट कर दिया जाए प्लीज। तमाम रघुनंदन जी की आवाज को म्यूट करें प्लीज। इनको पानी पिलाइए, बीपी बढ़ जाएगा, इनका खतरा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल पीजिए, बीपी डाउन करिए। आप सुन लीजिए रघुनंदन जी, थोड़ा धैर्य रखिए। आप सत्ता पक्ष के सुनिए थोड़ा, ये संस्कार है भाजपा के, ये आरएसएस ने आपको सिखाया है, यही संस्कार दिया है। हाँ दिया तो यही है, बिल्कुल बोलने नहीं देते हो, ना लोकसभा में ना विधानसभा में, विपक्ष को दबाते हो। जनता देख रही है आपको। मेरी आवाज आ रही है सी जी? जी जी आ रही है आपकी आवाज। ठीक है उमाशंकर जी, मैं वापस आऊंगी। नितिन जी, ये लोकसभा में माइक बंद कर देते हैं, ये विधानसभा में विपक्ष को धमकाने लगते हैं। अब डिबेट में बैठे हैं तो भी नहीं विपक्ष को बोलने देंगे। ये चुप करा के क्या अपने आंकड़े सही करना चाहते हैं यसी जी? हमने क्या कहा? हमने कहा परिवर्तन चौक पे कमलेश तिवारी की हत्या हो गई, गोमती नगर में विवेक तिवारी को आपके पुलिस ने ठोक दिया, और वही पुलिस उतर पड़ी विरोध करने काली पट्टी बांध के कि हमने विवेक तिवारी को हत्या की, तो कोई उस पर मीडिया क्यों दिखा रहा है? ये इस सरकार का चाल चरित्र और चेहरा है। कौन नहीं जानता कि इनके एक सांसद हैं, उन्होंने स्वयं एक वीडियो में कहा, वो वीडियो वायरल है, कोई भी सोशल मीडिया पे देख ले, कि हाँ मैंने हत्या की। उसके खिलाफ जंतर मंतर पे देश के सम्मान बेटियां जिन्होंने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल दिलाया है, वो लड़कियां धरने पर बैठी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या ये सिलेक्टिव कार्रवाई नहीं हो रही है? इनके जो माफिया है पूर्वांचल में उठा के देखिए ना, कितने माफिया हैं। और हम तो नहीं कह रहे हैं, इन्हीं की पार्टी के विधायक थे सुल्तानपुर के दुबे जी, उन्होंने बाकायदे एक लिस्ट जारी की थी, सोशल मीडिया पे पड़ा है, कोई भी उठा के देख ले, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ठीक है उमाशंकर जी, मैं वापस आऊंगी। हमारे साथ एक दर्शक है पुनीत बाजपेयी जी, उन्नाव से जुड़ चुके हैं। पुनीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में, और अपनी बात रख सकते हैं आप। इसके बाद नितिन जी आपके पास आते हैं। मैम रघुनंदन जी हैं कि चले गए? रघुनंदन जी फिलहाल हमारे साथ नहीं है। अच्छा, उन्हीं से बात करना चाह रहा था जी, आप अपनी बात को रखिए, उन तक पहुंच जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये सब है, तो ये जहाँ पर है ये तो वहीं पर है। प्रॉब्लम क्या है नॉर्मल इंसान की, कि हम रह रहे हैं उन्नाव में, शहर में जी। और शहर में इतनी गंदगी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। नगर पालिका आप 10 चक्कर लगा लो, कोई नहीं सुनेगा, आप अपने हाथ से फावड़ा साफ कर लो, वो है। तो जो रघुनंदन जी कह रहे हैं कि कोई आंख नहीं उठा सकता, 100 नंबर डायल कर दो, मैम ये सब कहने की बातें हैं। ऐसा ग्राउंड लेवल पे कहीं कुछ भी नहीं है। अभी ये निकाय चुनाव इनके होने जा रहे हैं, मेरे वार्ड से बीजेपी का जो मतलब जिस बीजेपी का कार्यकर्ता है मीडिया प्रभारी, उसको टिकट मिल रहा था, उसको ना देके किसी ने पैसे दिए और उसको टिकट मिल गई बीजेपी से। तो ये सब चीजें मैम चल रही हैं। तो जहाँ ये पैसे का खेल चल रहा है तो मैम फिर बेकार है ना सब। ठीक है पुनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आपका इस मुद्दे से जुड़ा यदि कोई भी राय हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और नितिन जी का रुख करना चाहूँगे मैं। नितिन जी, धन्यवाद यशी जी।
क्योंकि रघुनंदन जी चले गए, मैं उन्हीं को जवाब देना चाहता था। ये रघुनंदन भदौरिया स्वयं विधायक थे माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में, और वाकया चूंकि मैं अखिलेश जी जुड़ा था तो उन्होंने खुद बताया और इन्होंने भी तारीफ की थी मुझसे व्यक्तिगत मिलके, इतने अच्छे मुख्यमंत्री तो कोई नहीं हो सकता। मैं उनके पास सदन में गया कि 10 मुझे हैंडपैप दे दीजिए, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं 10 नहीं 200 हैंडपैप दे दीजिए, सबको दे दीजिए जितने भी पक्ष के हैं। तो ये तारीफ करते थे इस तरीके से। और आज चूंकि इनको पता है कि आपने जो उनसे प्रश्न पूछे 5 नाम, वो 5 नाम नहीं बता सकते। अब चूंकि सत्ता में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं, तो उनको मजबूरी है, लेकिन अंतरात्मा उनकी भी जानती है कि किस तरह से लैंड ऑर्डर खराब हुआ है, और वो स्वीकार करके गए आपके चैनल में बैठ करके लाइव डिबेट में कि ये घटनाएं रुकी ही नहीं सकती हैं। ये लाइन ऑर्डर, तो फिर लाइन ऑर्डर किस बात का अच्छा है? आप तुलना किस चीज से कर रहे हो? घटनाएं होती रहेंगी, अपराध होते रहेंगे, गुंडाई चलती रहेगी, दमंगई चलती रहेगी, इसके बाद भी सब चंगासी, तो चंगासी तो फिर ठीक है कागजों में। मैंने इसीलिए कहा था कि बाबा जी की फाइलों में शहर का मौसम बहुत गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। निश्चित रूप से इस बात को आपकी लाइव डिबेट में स्वीकार करके गए हैं रघुनंदन भदौरिया जी कि घटनाएं होती ही रहेंगी। और हमारे कांग्रेस के साथी ने तो जितनी घटनाएं विवेक तिवारी से लेके कमलेश तिवारी से लेके बहुत सारी घटनाएं बता दी, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन आज जिस तरीके से आपने, पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा आपको कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज की डिबेट की। कानून व्यवस्था पूरी तरीके ध्वस्त, और इसका उदाहरण हम लोग तो किसी पार्टी से हो सकते हैं और पार्टी के पक्ष की बात कर सकते हैं, लेकिन जो आपके दर्शकों ने, और खास तौर पर उसमें जिसको भारतीय जनता पार्टी का से समर्थित माना जाता है, ऐसे बहुत सारे नाम आए जिन्होंने साफ साफ घोषित कर दिया। एक पहले दर्शक ने बताया कि क्राइम किस तरीके ड्रग्स के मामले में हो रहा है, दूसरे ने उन्नाव से बता दिया वाजपेयी जी ने हमारे कि वहां गंदगी का अंबार है, कानपुर आपसे छुपा नहीं, आप भी कानपुर में, हम भी कानपुर में। पूरी तरीके से सिर्फ भ्रष्टाचार कायम है, गुंडा राज कायम है, और कागजों में प्रचार के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सब कुछ अच्छा दिखाना चाहती है, जबकि वास्तविक धरातल पर सबसे अच्छी राय होती है हमारे दर्शकों की। एक आध दर्शक जरूर जिनकी मैं उसका जवाब भी नहीं देना चाहता हूं, उन्होंने 40 साल से अम्बेडकरवाद चल रहा है, अब अम्बेडकरवाद से क्या उनको समस्या है मैं नहीं समझ सकता हूं। व्यक्तिगत पीड़ित हो सकते हैं, व्यक्तिगत पीड़ित हो सकते हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारे साथ इसी बीच एक और वास्तविकता सबने बताया। जी नितिन जी जुड़ चुके हैं, मैं वापस आऊंगी आपके पास। राम कुमार निषाद जी उन्नाव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और अपनी राय रख सकते हैं आप। चैनल में बैठे सभी को मैं प्रणाम करता हूँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई साहब अभी कह रहे हैं गंदगी वाली बात। अभी 10 साल पहले की मतलब जो है, जब कार्यकाल मतलब जो है अखिलेश जी का था या बसपा के साथ गंदगी जो मतलब जो है उससे कम हुई है, या हाँ या ना, ये जवाब दें। दूसरी चीज गुंडई एक नसूड़ बन गई थी, इसका जवाब मैं दे दूंगा। गुंडई कोई भी जो है इकट्ठे नहीं खत्म होती है। जैसे कोई जख्म हो जाता है डॉक्टर क्या उसको धीरे धीरे दवाई से मतलब भरता है, ऐसे ही माफियागिरी खत्म होगी, एकदम से कोई नहीं खत्म कर सकता है। ठीक है राम कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। मैं एससीजी राम कुमार जी का जवाब दे देना चाहता हूं। राम कुमार जी चूंकि उन्नाव से हैं और आप शुक्लागंज से लेकर के उन्नाव तक, इसके पहले उस सरकार में जब 22 में अखिलेश जी 12 में आए थे रथ यात्रा लेकर के, तो हम लोग भी साथ में थे, निकल नहीं सकते थे। तब उन्होंने कहा था इस सड़क को मैं बनाऊंगा, और आप सब उन्नाव में रहते हो कि कितनी बढ़िया सड़क, डिवाइडर सहित लाइट सहित इतनी सड़क आपके यहाँ बना करके दी गई। गंदगी का तो अंदाजा उसी से हो जाना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर चाहूंगी। एक और दर्शक उन्नाव से अजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है, और अपनी राय रख सकते हैं आप। मैडम शुक्रिया मुझे अपनी बात रखने के लिए। जी मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो अभी भाजपा के प्रवक्ता महोदय बैठे हुए थे, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या ये मेरी बातों का जवाब दे सकते हैं कि अगर ये समाजवादी पार्टी को बताते हैं कि इसमें इतने अपराध थे, ये था वो था, तो क्या एनसीआरबी के आंकड़े जो आ रहे थे अभी फिलहाल, जो एनसीआरबी के आंकड़े भी जारी हुए थे, उसमें एनसीआरबी के आंकड़े तो कुछ और कह रहे थे। उसमें दिखाया जाएगा कि भाजपा के समय अपराधों की संख्या ज्यादा बढ़ी है, महिलाओं के साथ जो केसेस होते थे उसकी संख्या ज्यादा बढ़ी है। और इन लोग कभी महंगाई बेरोजगारी की क्यों नहीं बात करते, जो सबसे बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं। 2014 से पहले जो चुनाव होते थे वो महंगाई, बेरोजगारी, गुंडागर्दी पे होते थे। लेकिन अब अगर इस पे अगर कोई चर्चा करने के लिए भाजपा से कोई कहता है तो इनके सांस सूंघ जाता है। ये लोग हिंदुत्व की, मंदिर की, मस्जिद की बात करने लगते हैं। कब तक ये ध्यान भटकाने काम करेंगे? कभी इन मुद्दों पे भी बात करेंगे कि नहीं करेंगे? सिर्फ मुद्दों को उलझा। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए।
और जनहित में आज हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जहां पर 2 घटनाएं हमने आपको बताई। हमारे दर्शक लगातार कॉल कर रहे हैं। उमाशंकर जी, अंतिम प्रतिक्रिया में आपकी बहुत कम शब्दों में लेना चाहूंगी। देखिए, ये सरकार हेडलाइन मैनेजमेंट की सरकार है, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कानून व्यवस्था की बात कर ले, महंगाई की बात कर ले, भ्रष्टाचार की बात कर ले, महिला सुरक्षा की बात कर ले, ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। ये सरकार कहती थी हमारा भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है, लेकिन अरबों रुपए 4 बार के इन्वेस्टर समिट में खर्च कर दिया, लेकिन पूरा प्रदेश आज झूठता रह जाए, कोई इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी। इन्होंने कहा हमने 9 फंक्शनल एयरपोर्ट बना दिए, योगी जी ने कहा उसमें से 6 एयरपोर्ट कांग्रेस पार्टी के समय के बने हुए थे, और विश्व का नंबर 1 का एयरपोर्ट लखनऊ ये पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में उत्तर प्रदेश में बना था। जो भी उत्तर प्रदेश के बड़े मेजर विकास कार्य हुए वो कांग्रेस की सरकार में हुए। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि योगी जी, हमने देखा था जब आप कोरोना का टीका लगवाने गए थे तो कांग्रेस पार्टी के बनाए हुए एसजीपीजीआई लखनऊ में गए थे। उम्मीद करूंगा कि अगली बार अगर आपको कभी हॉस्पिटल जाना पड़े तो अपने बनाए हुए मेडिकल कॉलेज में जाइएगा। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रघुनंदन जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर बकवास। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यहाँ पर तमाम चीज़ें देखने को मिली, दर्शकों ने भी यहाँ पर कॉल किया और हमें पता चला कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम लोगों के सवाल हैं। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल जनहित में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।